जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। 1 सेकंड का टाइम देना बच्चे बस। ठीक है, एक साउंड के लिए बच्चे मैं बोलने गया था, ऊपर से एक साउंड आ रहा है ड्रिल का तेज, तो उसको बंद करवा लें, उसके लिए बोलने गया था। अमन कुमार, वर्षा, विपिन, विकास, उत्कर्ष, सागर, शिवम, सागर, मोनिका, शिवानी, कीर्ति, सौरभ, सारे प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। ठीक है, और दोस्त हम लोग पढ़ रहे थे आधुनिक भारत को। आधुनिक भारत में हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या जाना, एक बार बताएंगे। तो आधुनिक भारत के क्रम को आगे बढ़ाते हुए कल हमने जाना था कि हम अगली कक्षा में जो पहुंच चुके आपका 1857 के महासंग्राम तक। इससे पहले की घटनाओं को हम लगभग आपका पढ़ चुके, यानी कि भारत में जो गवर्नर जनरल और वायसराय रहे उनके काल को हम जान चुके। अब हम लोग जानेंगे विस्तार से अन्य घटनाओं को। बहुत ध्यान से दोस्त मेरी बात सुनना, आप लोग बहुत ध्यान के साथ में। यानी कि नोट्स तो आपको मिल जाएंगे पीडीएफ से, कोई दिक्कत नहीं है। जिन बच्चों को उतारना होता है वो नोट्स देख के उतार सकते हैं। जिन बच्चों को ध्यान से समझना है, सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुने हैं, ताकि एक रोचक स्थिति पैदा हो और फिर आप नोट्स से देखें तो वो कंप्लीट हो जाता है, फिर वो रिवीजन हो जाता है आपका। ध्यान से देखेंगे, ठीक है। 1857 के महासंग्राम के बारे में जानते हैं, थोड़ा बहुत सुना होगा। दरअसल में ये एक फाइट थी भारतीय लोगों की ब्रिटिश सरकार से। क्या थी फाइट, देखें। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है विनायक दामोदर सावरकर ने। एक पहला स्वतंत्रता संग्राम था। 1857 की क्रांति एक षड्यंत्र थी, ये कहा है आपका जेम्स आउटरम टेलर ने। ये वही टेलर है जिसने डलहौजी को रिपोर्ट दी थी कि अवध में वाजिद अली शाह सही शासन नहीं कर रहा है, और अवध पर कुशासन का आरोप लगा के 1856 में अवध को हड़प लिया गया था। और क्या था दरअसल में धार्मिक कारण क्या थे 1857 क्रांति के? धार्मिक कारण थे, मैंने आपको बताया, सती प्रथा पर रोक लगी। हमारे लोगों ने कहा जल जाने दो स्त्रियों को, पुरुष की लाश पर बैठकर इनकी चिता को जलने से रोको मत। लेकिन राजा राम मोहन राय ने प्रयास किया बेंटिक के समय पर, क्या बोले, सती प्रथा खत्म हो गई। भारतीय लोगों को दिक्कत हुई, बोले अंग्रेज तो हमारे रीति रिवाजों को छेड़ रहे हैं। हिंदू विधवा विवाह अधिनियम, ठीक है, क्या बोलेंगे, हिंदू विधवा विवाह अधिनियम। क्या हो गया आपका, मैंने बोला पुनर्विवाह कब आया था, बोलेंगे हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। बोले कि विधवाओं की शादी होंगी। केतन राणा जी सब ठीक है, मैं एकदम ठीक हूं, थैंक यू पूछने के लिए। हिंदू विधवा पुनर्विवाह, बोले हिंदुओं की शादी होगी। तो धार्मिक कारण हो गए, लोग खिलाफ हो गए अंग्रेजों के। आर्थिक कारण क्या था? दादा भाई नौरोजी ने एक पुस्तक लिखी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, क्या बोलोगे, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, इंडिया। इसमें इनका शीर्षक था इंग्लैंड्स डेप्ट टू इंडिया, और यहां पर इन्होंने एक थ्योरी दी जिसको हम ड्रेन थ्योरी कहते हैं। ड्रेन थ्योरी में इन्होंने बताया कि अंग्रेज किस प्रकार से भारत के पैसे को लूट करके ब्रिटेन शिफ्ट कर रहे हैं, कैसे भारत के पैसे को ये बाहर ले जा रहे हैं, तो ये भी एक कारण बना। राजनीतिक कारण था कि सहायक संधि किसने चलाई थी और किसको सबसे पहले हड़पा था? वालेजली ने हैदराबाद को 1798 में सबसे पहले हड़पा, मैंने आपको बताया था। तो सहायक संधि की वजह से भी जिन राज्यों को हड़प लिया गया वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हो गए। राज्य हड़प नीति, पेंशन पर रोक। राज्य हड़प नीति से लोग क्या बोलोगे, परेशान थे। राज्य हड़प नीति किसने चलाई थी? सारे बोले डलहौजी। पेंशन पर रोक, नाना साहब की पेंशन पर रोक। नाना साहब कौन थे? जब 1817-18 मैंने आपको आंग्ल मराठा युद्ध बताया था, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध, उसके बाद क्या बोलता था मैंने आपको कि नाना साहब की पेंशन रोक दी गई। वहां भी मैंने आपसे कहा था ये बाद में 1857 की क्रांति का एक कारण बनेगी। बहुत बढ़िया। सैन्य कारण क्या है कि पोस्टल सेवाओं पर टैक्स लगने का लगा। अब तक जो सेना में लोग थे उनको डाक की जो सेवाएं आती थी उन पर कोई टैक्स नहीं था, अब बोले कि टैक्स लगेगा।
समुद्र पार जाने की बात हुई, बोले समुद्र पार अब सैनिकों को ले जाया जाएगा। तो भारत के जो सैनिक ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे उनको तो अब तक समुद्र जाने की बात जो थी, हमारे यहाँ समुद्र को एक मिथ फैला हुआ था कि समुद्र में जाना पाप है, समुद्र पार जाओगे तो पाप हो जाएगा। ठीक है। अफवाह भी थी एक कारण शुरू होने का। अफवाह थी प्लासी के युद्ध के 100 वर्ष बाद अंग्रेज शासन खत्म हो जाएगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ था बोले जरा। प्लासी का युद्ध हम बंगाल के नवाबों में पढ़ेंगे, मैंने वैसे भी बताया आपको। ठीक है। क्लाइव के समय प्लासी का युद्ध 1757। कहते थे अंग्रेज भैया अब जो है 100 साल बाद चले जाएंगे। लोगों को दिमाग में ये भी मिथ था। तात्कालिक कारण, एकदम से क्या कारण हुआ कि ये क्रांति भड़क पड़ी। पता चला कि कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी का मिला होना। सैनिकों को पता चली। दरअसल में एक राइफल थी, ब्राउन बेस राइफल। ब्राउन बेस राइफल, राइफल का नाम है, जैसे आज राइफल होती है। आप पुलिस में जाएंगे, दिल्ली पुलिस में आपको यूएमपी मिलेगी, AK-47 मिलती है जिसको AKM के नाम से आप जानते हैं, 7.62 mm इंसास राइफल आपको मिलेगी, 5.56 mm की गोली का डायमीटर होता है। ऐसे ही ब्राउन बेस होती थी, उसको बदल के एक राइफल आई आपका इनफील्ड राइफल 1856 में, 7.62 mm की राइफल थी, यानी गोली का व्यास था इसकी का। तो इसका जो कार्टेज था, कारतूस था, उसमें पता चला गाय और सूअर। तो गाय और सूअर की चर्बी से एकदम से एक अफवाह फैल गई। और क्या बोलते हैं, एक अफवाह फैली तो लोगों को लगा कि यार ये तो गलत हो रहा है, तो एक क्रांति भड़की। क्या बोला मैंने, ब्राउन बेस राइफल की जगह इनफील्ड राइफल आई। इनफील्ड राइफल जो 7.62 mm की थी। और पहला विद्रोह हुआ 34वीं इन्फैंट्री, 34वीं इन्फैंट्री, क्या बोलोगे, इन्फैंट्री में। इन्फेंट्री बोलते हैं दोस्त आपका पैदल सेना को। किसको, पैदल सेना को। आप लोगों ने कभी कैंट सुना है, कैंट, मेरठ कैंट बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, दिल्ली कैंट। कैंट का मतलब होता है कैंटोनमेंट, यानी कि छावनी। छावनी का मतलब है जहां सेना रहती है। तो ये बैरकपुर छावनी में पहला विद्रोह हुआ। कब हुआ था, 29 मार्च 1857 को। और कहां पर पड़ती थी ये बैरकपुर छावनी, बंगाल में। और ये विद्रोह किया मंगल पांडे ने। मंगल पांडे ने किसको, लेफ्टिनेंट बाघ को गोली मारी। उसने कहा कि ये कारतूस मैं नहीं खोलूंगा। अंग्रेजों ने कहा कि कारतूस तुमको खोलना होगा। उसने बोला कि मुझको पहले इसका स्ट्रक्चर दिखाओ, ये गोलियां कैसे तैयार हो रही हैं, उसका जो प्रोफार्मा है उसको मुझे दिखाएं और ये निश्चित किया जाए कि इसमें गाय की चर्बी नहीं है। अंग्रेज अधिकारियों ने इस बात पर मंगल पांडे को लताड़ा, लेकिन मंगल पांडे खड़ा हुआ कि नहीं, ये मेरा अधिकार है। और अधिकारियों द्वारा जब बदसलूकी की गई तो उसने एक गोली सीधे मारी बाघ को और एक अन्य अधिकारी को भी गोली मारी। तो क्या बोलेंगे, लेफ्टिनेंट बाघ को गोली मारी और इसी की वजह से 8 अप्रैल 1857 को फांसी हुई है मंगल पांडे को, 8 अप्रैल को। इसके बाद में जब मंगल पांडे को फांसी हो गई तो यह विद्रोह थोड़ा सा दब गया। इस विद्रोह की जो सही तारीख है वो 10 मई 1857 मानी जाती है इतिहासकारों के द्वारा, क्योंकि मंगल पांडे अकेले ने विद्रोह किया। कोई लोग, कोई सैन्य शक्ति उसके साथ नहीं थी, ना कोई दल था, ना कोई नेतृत्व था। 10 मई 1857 मेरठ की भूमि को माना जाता है कि 1857 की क्रांति शुरू हुई। बाबा धन सिंह कोतवाल गुजर, जो एक जेल में उस समय आपका अधीक्षक हुआ करते थे, उन्होंने जेल के दरवाजे खोल दिए। उन्होंने कहा कि तुम सबको दिल्ली जाना होगा। बागपत और बड़ौत जो कि मेरठ के पास में है, यहां पर बाबा साहब जाट ने लोगों को एकत्रित किया और कहा कि तुमको दिल्ली जाना होगा। इन्हीं के आसपास के इलाके में, बुलंदशहर के आसपास में, दादरी के रहने वाले उमराव सिंह गुर्जर यहां सूरजपुर कोतवाली में लोगों को इकट्ठा करते हैं, कहते हैं दिल्ली चलना होगा। तो सब लोग दिल्ली चले। अब ये दिल्ली क्यों जा रहे हैं, क्योंकि सब लोगों को पता है कि अंग्रेजों से लड़ना है तो एक नेतृत्व चाहिए, और एक नेतृत्व कम से कम ऐसे आदमी का हो जिसके पास कुछ सेना हो। ऐसे में विकल्प एक ही था, बहादुर शाह। बहादुर शाह जफर, ये अंतिम मुगल सम्राट, मैंने आपको बताया था, इसका शासनकाल था 1837 से 57। लोगों ने कहा अंग्रेजों से सही तो ये बहादुर शाह जफर है,
तो इसको नेतृत्व करने को बोलते हैं, क्योंकि बहादुर शाह जफर को भी फरमान जा चुका था कि तुमको लाल किला खाली करना होगा, लाल किला खाली करना होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है उस भीड़ को इसका श्रेय जाता है मेरठ में शुरू करने का धन सिंह कोतवाल गुर्जर जी को, और इसके बाद में बागपत में बाबा साहब मल जाट जी, इन दोनों लोगों ने उस टाइम इसको शुरू किया। ये जनता 12 नहीं 11 मई करना, ये जनता 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंची। बहादुर शाह जफर द्वितीय को सम्राट घोषित किया, लेकिन बहादुर शाह की तरफ से वास्तविक नेतृत्व किसने किया? बख्त खां ने, यानी सैन्य कमांडर बना। क्योंकि बहादुर शाह जफर तो बूढ़ा आदमी है, बूढ़ा आदमी है। ठीक है, उसको तो एकदम से ऐसे लगा, ताकत आई उसके अंदर, अच्छा जनता मेरे साथ है, बोला देख लूंगा अंग्रेजों को, चलो। उसे थोड़ी पता थी कुछ गड़बड़ हो जाएगी। उसने सोचा इतनी सारी भीड़ आई, अब लड़ेंगे अंग्रेजों से, मरता क्या ना करता। उसके लाल किले को खाली करने का आदेश दे दिया। अंग्रेजों ने कह दिया, ओए जफर, तुम्हारे बाप का नहीं है लाल किला, इसको खाली कर दो, ब्रिटिश गवर्नमेंट का है। आगे इस विद्रोह का दमन अंग्रेजों को भी पता चला, भीड़ इकट्ठी चल रही है। निकोलसन सैन्य अधिकारी सेना हडसन को भेजा गया। निकोलसन इस विद्रोह में मारा गया, अंग्रेज अधिकारी है। क्या हुआ? बहादुर शाह जफर को इन्होंने, यहां देख लेना, ये बहादुर शाह जफर जो था, बहादुर शाह जफर बेचारा सोच रहा यार अच्छा मरवा दिया इन्होंने, इसको बेचारे को भाग के ये दुबक गया हुमायूं के मकबरे में। काफी बड़ा हुमायूं का मकबरा, कुछ फैमिली को लेकर के हुमायूं के मकबरे में छिप गया। हुमायूं का मकबरा से इसको पकड़ा, खसेड़ के लेके गए इसको, बोले आ जा इधर। अंग्रेज ऐसे ही हाल करते थे। इसने कि बाबूजी मैं तो लोगों के चक्कर में आ गया था, कुछ ले दे के मतलब बन जाएगी बात, नहीं है तेरे कान पे लगेगा, चल इधर। इसको बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया, रंगून, और रंगून में ही फिर इसकी मौत हुई 1862 में, लगभग 5 साल के बाद में, 6 वर्ष भी कहा जाता है। तो कहां से पकड़ा था? हुमायूं के मकबरे से। बहादुर शाह जफर, नेतृत्व किसने किया? बख्त खां ने। छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है। लखनऊ में भी नेतृत्व हुआ। अब आपको देखना है कि जगह जगह विद्रोह होंगे छोटे छोटे से, लेकिन 1857 की क्रांति सफल इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि एक कुशल नेतृत्व के अधीन सब लोग एक नहीं हो पाए, इकट्ठे नहीं हो पाए। बहुत बढ़िया। लखनऊ अवध, बहुत शानदार। सर बाबा साहब हमारे गांव से थे, बड़ी अच्छी बात है, ये तो बहुत शानदार बात है मित्र, गर्व करना चाहिए तुमको। लखनऊ अवध यानी जो अयोध्या वाला क्षेत्र है, यहां पे बेगम हजरत महल के पुत्र था बिरजिस कादिर। पति की मौत हो चुकी थी। अंग्रेजों ने जैसे ही अवध को कब्जाने का प्रयास किया तो महकपरी यानी बेगम हजरत महल ने तलवार उठा ली, बोली ऐसे तो नहीं देंगे, अवध लड़ेंगे। यहां पर कैंपबेल अंग्रेज ने इस विद्रोह का दमन कर दिया। झांसी की रानी से भी यही डिमांड हुई थी। झांसी की रानी, यहां पर ह्यूरोज ने दमन किया, लेकिन ह्यूरोज ने एक स्टेटमेंट दिया, बोला मैंने भारत में बहुत सारी लड़ाइयों का नेतृत्व किया, लेकिन एक महिला जो मर्दों से भी बेहतर लड़ी वो रानी लक्ष्मीबाई है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने क्या लिखा? खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, और बुंदोलो हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। तो इनका जन्म हुआ था रानी लक्ष्मीबाई का वाराणसी में 1835 में। बचपन का नाम मनु मणिकर्णिका छबीली बाई। समाधि कहाँ है लक्ष्मीबाई जी की? वो फूलबाग ग्वालियर में है, फूलबाग ग्वालियर में है। अंग्रेजों ने कहा कि तुम्हारे अपना पुत्र नहीं है, तो आज से जो तुम्हारा साम्राज्य है दत्तक पुत्र नहीं ले सकते, हमारा होगा। तो क्या बोली? मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। लड़ना चाहिए। आजकल की लड़की पढ़ने जा रही है, घर के कह रहे हैं कि शादी कर दो, 16 साल की लड़की। लड़ो, तुम खड़ी हो जाओ, बोलो कि मैं अपना जीवन नहीं दूंगी, किसी और के हवाले नहीं करूंगी। पुत्र है दामोदर राव, पति है गंगाधर राव। इनके पति एक्सपायर हो गए थे। पुत्र दामोदर राव ये कौन थे? दत्तक थे, यानी गोद लिए हुए थे। इसी के लिए तो डलहौजी ने कहा नहीं, ये नहीं करने देंगे। कानपुर में भाई साहब किसने? नाना साहेब और तात्या टोपे। तात्या टोपे वकील थे इनके। तात्या टोपे का असली नाम रामचंद्र पांडुरंग है। ये उन लोगों का हम थोड़ा सा जिक्र कर रहे हैं
जिन लोगों ने 1857 की क्रांति को शुरू किया है। बिहार में थे कुंवर सिंह, जगदीशपुर आरा से। फैजाबाद में मौलवी अहमद उल्ला, इन्हीं को बोलते हैं द लाइट ऑफ 1857, द लाइट ऑफ 1857। इन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि मेरा जन्म ही अंग्रेजों के खात्मे के लिए हुआ है। राष्ट्र से प्रेम करने वाले एक मुस्लिम मौलवी अहमदुल्ला। अंग्रेजों ने जब इनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली, क्योंकि अंग्रेजों का विरोध करते थे, तो मौलवी की उपाधि इन्होंने फिर तब मौलवी बने, तब ये मौलवी बने। ठीक है। 50,000 रुपए का इनाम इनके ऊपर रखा गया। क्या बोलेंगे? 50,000 रुपए का इनाम मौलवी अहमदुल्ला के ऊपर। उस समय आप सोच सकते हैं, तो क्या बोलेंगे यहां पर? डंका साहा के नाम से इनको जाना जाता है। जिधर ये जाएं लोग ढोल लेके उधर ही चल दे, ढोल लेके, ढोल लेकर के सब इनका स्वागत करें, हर जगह जाएं। इनके नाम का बोलते कि इनके नाम का डंका बज रहा था उस समय भारत में, डंका। तो इसीलिए इनको क्या कहा गया? डंका साहा के नाम से। ठीक है। लाइट ऑफ 1857 बोले या लाइट हाउस ऑफ 1857, ये दोनों एक ही बात होंगी। ठीक है मित्र, ये बात याद रख लें, लाइट या लाइट हाउस। तो यहां पर एक दिक्कत होती है कि एक रियासत थी पुवाया की रियासत, यहां का जो राजा था उसके भाई ने हत्या कर दी मौलवी अहमदुल्ला की, पैसे के लालच में। हमारे लोग अपने लोगों की वजह से मारे गए। शाहजहांपुर के कलेक्टर को इनका सिर दे दिया उसने काट के, उन्होंने भी कलेक्ट्रेट पर सिर लटका दिया कि विद्रोह अंग्रेजी सरकार का करने वालों का ये हाल होगा। फिर भीड़ गई इनके पक्ष में, तो भीड़ लेकर के आई इनके सिर को, फिर विधिवत रूप से जो होता है वह किया उन्होंने। ठीक है। डंका साहा के नाम से जाना जाता है। इलाहाबाद में नेतृत्व कौन कर रहे थे भैया? लियाकत अली, लियाकत अली, लियाकत अली। असम में विद्रोह किसने किया? मनीराम। लेकिन एक बार बोलो, क्या सारा का सारा 1857 का जो विद्रोह है वो एकजुट होकर के किया जा रहा है या अलग अलग समय पर? आ गया। बरेली में खान बहादुर खान। 1857 की क्रांति के समय प्रतीक क्या था? लोगों में एक मैसेज होता है, एक टैग दिया जाता, रोटी और कमल। तो ये दिखाया जाता था रोटी और कमल। गवर्नर, अब मैं आपको बता ही चुका इस समय पर कौन था, कैनिंग था। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री इस समय पर पामस्टन था। और 1857 की क्रांति का गुमनाम नायक किसको कहा जाता है? अजीमुल्ला खां को। किसको? अजीमुल्ला खां। इसने गीत लिखा, हम है मालिक इसके हिंदोस्तां हमारा, यानी अंग्रेजों का नहीं है, हम है मालिक इसके हिंदोस्तां हमारा। और ये कौन बन गया? बाद में नाना साहिब का वकील भी बना। इस समय 1857 की क्रांति को किस शायर ने देखा है? मिर्जा गालिब ने देखा है। और मिर्जा गालिब की एक सीख मैंने आपको सिखाई थी जीवन में कि याद रखना। याद है या नहीं याद है? अलग अलग समय पर हुआ था। बहुत बढ़िया दुष्यंत राणा जी, बहुत शानदार। आशा जी एकदम सही उत्तर। प्रहलाद बहुत शानदार। विजय भान सिंह वेरी गुड। माइकल इसेन ने 1857 की क्रांति का सजीव वर्णन किया, यानी कि उस समय के इसने इतिहास को लिखा है 1857 की क्रांति के। तो 1857 से रिलेटेड चीजें हमको याद रख लेनी है। 1857 के विद्रोह जगह जगह भड़का, लेकिन 1857 का विद्रोह कामयाब ना होने का कारण क्या था? सेंट्रल लीडरशिप की कमी। एक फ्लैग के या बोले एक बैनर के तले यह विद्रोह नहीं किया गया। जगह जगह छिटपुट विद्रोह हुए, तो अंग्रेज उनको दबाने में कामयाब रहे। अगली बात करते हैं। अनुराग शर्मा जी, भाई साहब बहुत सारा प्यार। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तुमको कहने की आवश्यकता नहीं है मित्र, वाइब्स पहुंचती हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वो समय है मित्र कि भारत की आजादी के लिए कौन कौन से चरण रहे। पहला चरण है 1885, कांग्रेस का गठन हुआ। क्या बोलोगे? कांग्रेस का गठन हुआ। ठीक है, कांग्रेस का गठन हुआ। द्वितीय चरण है आपका, ये यहां पर सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के समय तक का है। यहां से आकर के 1905 से, उसके बाद 1919, क्योंकि इस समय वो घटनाएं जो कांग्रेस में लगभग विभाजन होना शुरू हुआ 1905 में, हुआ 1907 में।
उससे लेकर के गांधी जी देश में जब तक एक्टिव नहीं हो गए, गांधी जी हालांकि 1915 में आ गए, लेकिन गांधी जी का प्रभाव एकदम से देश में नहीं हुआ। उन्होंने पहले चंपारण किया, थोड़ी पॉपुलैरिटी मिली। 1918 में फिर उन्होंने खेड़ा और अहमदाबाद आंदोलन किए तो और प्रसिद्धि मिली। 1919 में जाकर के वो मोस्ट पॉपुलर हो गए। तभी तो उन्होंने सोच लिया अगले ही साल की असहयोग आंदोलन चलाएंगे। तो कहने का मतलब है 1919 से 1947 का समय गांधी युग है। कभी ये मत सोचना गांधी जी तो जी 1915 में आए, तो गांधी जी आते ही उनका युग शुरू नहीं हो गया देश में। समझ रहे हैं? बोले यस, गांधी जी आएंगे, पहले आंदोलन करेंगे, चंपारण जैसे आंदोलन 1917 में, और वो पॉपुलर होंगे 1918 के लास्ट में। 1919 से इसीलिए बोलते हैं। सर मिर्जा गालिब की स्टोरी बताओ। मिर्जा गालिब की स्टोरी मैं आपको बता चुका हूं मुगलों के अंतिम अध्याय में, जब मैंने आपको बताया है मित्र, नहीं, जब मैंने आपको बताया। एक नंबर हाईलाइट मत किया करो किसी बच्चे के, क्यों दिखा रहे हो नंबर? दिखा रहे हो यार, बच्चे का अच्छा डाउट दिखाओ। क्या बोलेंगे आपसे? मैंने बोला कि जब अब मैं बहादुर शाह जफर द्वितीय तुमको पढ़ाया तो वहां देखेंगे अनीश कुमार, ठीक है? शायद आपने वो क्लास नहीं की। एक ही बात को दो बार नहीं बोल सकते, ये हुई ना बात। आई एम चपराना गुजर जी ने लिखा है कि जी ये चैम्सफोर्ड के समय की घटना है, जब गांधी जी भारत में आए। इसको मैं छात्र कहता हूं, ठीक है? वेरी गुड। तो ये 3 चरण हैं आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के, इन्हीं को हमको पढ़ना है। 1885 के समय देश में क्या घटनाएं हुई। तो 1885 के समय आती है दोस्त घटनाएं आपकी कौन कौन सी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। स्थापना कब हुई कांग्रेस की? 28 दिसंबर 1885। अंग्रेजों का ही पैदा किया हुआ एक दल था। अंग्रेजों ने कहा कि ये जो पूरे भारतीय चिल्लाते रहते हैं, ये दो वो दो, ये दो वो दो, ये दो वो दो, ये दो वो दो, इन्होंने कहा इनके लिए एक ऐसा संगठन बना दो जो इनको विश्वास दिलाए कि भैया इस संगठन से जाके बोलो, ये दिलवा देगा। इस संगठन से जाके बोलो सब, ये संगठन दिलवा देगा वो चीजें। बोले यार हम तक तो आवाजें नहीं आएंगी, फिर उस संगठन तक जाएंगे और इस संगठन को कंट्रोल हम कर लेंगे। इस संगठन को हम लोग कंट्रोल कर लेंगे। तो क्या बोलते हैं? इसके संस्थापक बने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, ए.ओ. ह्यूम, जो एक आईसीएस अधिकारी थे। 1857 की क्रांति के समय इटावा का कलेक्टर थे। भीड़ ने ऐसे घेरा इटावा में कि भाई साहब को साड़ी पहन के भागना पड़ा, साड़ी पहन के, औरत बन के, ऐसे घूंघट करके, और तब भीड़ में शामिल होके ये गए। 1857 क्रांति के समय ये भी कलेक्टर थे, यानी आईसीएस अधिकारी थे। एक वनस्पति वैज्ञानिक भी थे, वनस्पति वैज्ञानिक भी थे, यानी सिविल सेवक भी हो गए, वनस्पति विज्ञानी भी थे, और एक सिविल सेवक भी थे, और एक सिविल सेवक भी थे। हर्मिट ऑफ शिमला, शिमला का साधु इनको कहते हैं कि काफी समय शिमला में रहे। बोले अच्छा आदमी है, साधु, शिमला का साधु इसी को कहते हैं। कांग्रेस की जो स्थापना हुई है वो हुई है डफरिन के समय। ये मैं आपको बता चुका, 84 से 88 कौन है? डफरिन। ये तुम्हारा काम था, याद है कि नहीं? 1884 में एक संगठन बना INU, इंडियन नेशनल यूनियन। किसने बनाया? ए.ओ. ह्यूम ने। तो कभी भी तुमसे पूछे इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनी, वो उसका आधार कौन सी संस्था है? तो आप कहेंगे 1 साल पहले वो INU थी। INU थी, इंडियन नेशनल यूनियन थी। कोई दिक्कत? लाला लाजपत राय ने अपने पत्र यंग इंडिया में सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत प्रस्तुत किया। इन्होंने कहा कि ये कांग्रेस वांग्रेस जो बना रहे हैं ना, ये भारतीयों के लिए नहीं है, ये भारतीयों के लिए नहीं है, ये अंग्रेज अपनी बचने के लिए सेफ्टी वॉल्व को अपना रहे हैं। एक बच्चा कह रहा भैया क्या कह रहा है ना, दिखा ऊपर, गांधी जी क्या हो गए? लिखा था गांधी जी हार्डिंग के टाइम आए थे, सैली राणा। हाँ, गांधी जी आए हार्डिंग के टाइम है। गांधी जी की पॉपुलैरिटी 1916 से 21 चैम्सफोर्ड के टाइम पे बढ़ी है, यानी जो गांधी युग शुरू हुआ है वो चैम्सफोर्ड के टाइम पे शुरू हुआ है। हम उस बारे में बात कर रहे हैं। ये तो हम जानते हैं कि 1910 से 16 तक हार्डिंग है। अब बच्चू आ गया है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आ गया है।
आगे चलते हैं, आगे चलेंगे, आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। एओ ह्यूम की जो जीवनी है वो किसने लिखी है? विलियम वैडरबर्न ने लिखी है। एओ ह्यूम के बारे में कुछ जानना है तो वेडमबर्न से जाने। अरविंदो घोष ने कांग्रेस को क्या कहा है? इसने कहा है कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। ये लोग एक साल में आते हैं, अंग्रेजों के आगे हाथ जोड़ते, बाबूजी हमारी ये मांग है, इनको मान लो। तो क्योंकि अरविंदो घोष गरम दल के आदमी हैं, वो प्रार्थना पत्रों के जरिए की गई मांग को मानते ही नहीं है। कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। डफरिन सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। खुद डफरिन जिसके टाइम पे बना, इसने बोला सूक्ष्मदर्शी, जो बहुत दूर का नहीं सोच पाते और बहुत थोड़े से लोग हैं। कांग्रेस में शुरुआत में मुट्ठी भर लोग थे। बाल गंगाधर तिलक, वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टरटराने से कुछ हासिल नहीं होगा। बाल गंगाधर तिलक जी कहते थे कि ये एक साल में इकट्ठे हो जाते हैं सारे लोग और फिर पता नहीं कहां जाते हैं, पता ही नहीं है कहां चले जाते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कांग्रेस के जो लोग हैं ये पदों के भूखे हैं। खैर बात यह हुई, कांग्रेस का गठन हो गया एओ ह्यूम के द्वारा। कितने लोग मिलकर के? 72 लोग। ये 72 लोग कहां से आए? इनमें ज्यादातर लोग कलकत्ता विश्वविद्यालय के थे, जिनको एओ ह्यूम ने पत्र लिखे कि एक ऐसा संगठन बना रहे हैं, कांग्रेस लोगों को जुड़ना चाहिए। ठीक है, आगे आए। नरम दल और गरम दल। नरम दल और गरम दल, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बहुत बढ़िया। नवीन भैया जीएस के सभी सब्जेक्ट कवर नहीं हो रहे, क्या करो बेटा? करने ही होंगे, क्या करो? क्या उल्टे उल्टे चलना चाह रहे हो हाथों पे? होंगे समय, आपने शायद लेट तैयारी शुरू की। अच्छा एक बात बताओ, अब नवंबर में एग्जाम है, एक बच्चे का पेपर, वो आया मेरे पास मैसेज, कह रहा कि भैया अभी 10 दिन पहले तुम्हारा कोर्स लिया, ये बताओ जीएस कैसे पढ़ लूं। मैं कहा भाग जा, तब उतने दिन से हम शोर मचा रहे, तब सो रहे थे, तब तो विश्वास नहीं था जी। मैंने कहा ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल एग्जाम डेट आ जाए तब जागते हैं और तैयारी करने लगते हैं। बेटा ऐसे टारगेट मत बनाओ, पछताओगे, निराशा मिलेगी। ये सोचो कि इस 14 नवंबर का टारगेट बना के मैं कितना कुछ सीख सकता हूं, ये मेरा आगे आने वाली परीक्षाओं में काम आएगा। 1.5 महीने में परीक्षा निकालने की ना सोचो कोई भी, प्लीज रिक्वेस्ट है, अच्छे छात्र बनना है। ठीक है। नरम दल क्या बोलोगे? दादा भाई नारोजी। और गरम दल बाल गंगाधर तिलक। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्या बोलोगे? ये नरम दल के नेता हैं जो अपनी मांग बड़े प्यार से करते थे। नरम दल मतलब नरम, विनर्म तरीके से। बदरुद्दीन तैयब जी, नरम तो समझते हो ना, नरम आदमी कैसा होता है? बाबूजी ये काम कर दो। गरम दल वाले कहते थे ये कांग्रेस के नरम दल वालों की जो बात है ना, उसके एकदम विरोधी। ये कहते हैं अंग्रेज ऐसे नहीं मानेंगे, इनके कान के नीचे 4 लगाओ तब सुनेंगे ये। समझ गए? नरम और गरम थम्सअप करें। तो गरम दल वाले कौन है? लाल बाल पाल। इसी में बाद में आपका बहुत सारे लोग, जैसे चंद्रशेखर आजाद और अन्य जितने भी लोग आप देख पाते हो। गरम दल वालों में आपका सुभाष चंद्र बोस भी रहे, भगत सिंह रहे, राम प्रसाद बिस्मिल रहे। हालांकि वो कुछ टाइम के लिए कांग्रेस से जुड़े, उन्होंने संगठन ही अपना अलग बनाया, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आगे आएंगे। वर्ष है, स्थान है, अध्यक्ष है और प्रमुख बात है। ध्यान से देखना, यानी क्या याद करना है, मैं आपको जो इंपॉर्टेंट बताऊं वो मार्क करना दोस्त। वो मिल ही जाएगा आपको, पीडीएफ में पूरी डलवा देंगे सेम ऐसी। 1885 में कांग्रेस की पहली मीटिंग हुई। पहली मीटिंग यानी ये कांग्रेस के अधिवेशन है, जो कांग्रेस के लोग आते थे। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई में पहली मीटिंग हुई। दरअसल में ये होनी तो थी आपका पुणे में, लेकिन वहां पर महामारी फैल गई। और महामारी फैल गई दोस्त, रिक्वेस्ट है, कमेंट सेक्शन बंद ही कर दो। ये रिक्वेस्ट है बेटा, आप पढ़ा करो। आप सारे क्या लिख रहे हो? मेरी एमए की परीक्षा है, डीपी की तैयारी कैसे करूं भैया, मेरे बुखार हो रहा है, ये लिखने की बात है। अच्छे बच्चों को भी परेशान। अच्छा बच्चा कमेंट करता ही नहीं, पहली बात तो वो मान चुका है पहले ही, क्योंकि 30 बार बोल दिया कमेंट नहीं करना है। और 30 बार के बाद भी जो नहीं मान रहा है, इसका मतलब उसको कोई मतलब नहीं कौन मास्टर क्या बोल रहा है ना। उसको अपनी एमए के पेपर की पता है बस।
इसको बंद करो। ये देखो जी, ये कांग्रेस के क्या है, ये कांग्रेस के बच्चे आपका अधिवेशन है, यानी कांग्रेस के लोग जो मिलके बात करते थे। 1885 में इसको हम ऐसे बोलते हैं बकमई। क्या बोलते हैं? बकमई। यानी पहली मीटिंग 1885 में हुई, दूसरी 1886 में हुई, तीसरी 1887। सारी नहीं याद करनी है, चुनिंदा याद करनी है। बकमई, ब का मई। कल जब यूपीएससी दो तो बहुत अच्छे से पढ़ना, लेकिन एक वनडे एग्जाम के लिए आपको क्या पढ़ना है ये तुमको पता ही होना चाहिए। बकमई, बकमई का मतलब बंबई में पहली मीटिंग, दूसरी कै फॉर कलकत्ता, तीसरी मै फॉर मद्रास, चौथी ई फॉर इलाहाबाद। तो पहली कहां पर हुई है? बंबई, यानी कि मुंबई में। तब उस टाइम उसका नाम बंबई था। अध्यक्ष कौन है पहली के? व्योमेश चंद्र बनर्जी। कितने लोगों ने भाग लिया टोटल? आपका क्या बोलेंगे? 72 लोग ही आए पहली मीटिंग में। दूसरी 1886 कलकत्ता में, बोला ना बक मई। दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, 1886, 1893 और 1906। 1906 बहुत महत्वपूर्ण है। ये पहले पारसी अध्यक्ष है। पारसी मतलब पारसी समुदाय से, जैसे रतन टाटा हैं, वो किस समुदाय से आते हैं? पारसी समुदाय से हैं। तो ये पहले पारसी अध्यक्ष बने। दूसरे में कितने? 343 लोग। तीसरे में 434 लोगों ने भाग लिया। मद्रास में बक मई 1887। बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने। इलाहाबाद, ऑन कर दे यार बच्चों, कमेंट बगैर कमेंट दे के मन नहीं लगता। चलो प्रॉमिस करो बेवजह के नहीं करेंगे कमेंट्स, नहीं तो मैं जवाब ही नहीं दूंगा। ठीक है, जवाब ही नहीं दूंगा, है ना। और तुम बेवजह की बात लिखोगे, किसी उसका जवाब ही नहीं देना, अच्छे बच्चे का देखेंगे सिर्फ। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। क्या बोलेंगे? इलाहाबाद। जॉर्ज यूल पहला अंग्रेज है। ये पहला अंग्रेज अध्यक्ष कब बना है? आपका इलाहाबाद में। 1889 में बंबई में वैडरन, ये दूसरा अंग्रेज अध्यक्ष है कांग्रेस का। 1890 फिरोज शाह मेहता। इस अधिवेशन में कादम्बली गांगुली ने भाग लिया। कादम्बनी गांगुली कौन है? भारत की प्रथम महिला स्नातक हैं, पहली महिला ग्रेजुएट है ये भारत की। 1896 कलकत्ता, रहमतुल्लाह शानी। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, मैं आपसे कभी पूछूं भारत का गीत वंदे मातरम जो गाया गया रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, वो पहली बार कब गाया गया था? तो आप कहेंगे 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह शानी। बहुत पूछा जाता है। 1901 कलकत्ता दिनसा वाचा अध्यक्ष थे। 1901 में गांधी जी ने भाग लिया। भैया गांधी जी तो हम सुनते हैं 1893 में बाहर गए और 1915 में वापस आए, तो 1901 में गांधी जी कैसे? तो बेटा 1915 में फाइनली वापस आ गए पूर्ण तरीके से, लेकिन बीच बीच में भी देश में आते रहे। तो बीच में जब आए तो एक बार 1901 में आए और कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था। ऐसा मूर्खता का सवाल किसी का नहीं होना चाहिए कि 1915 में आए। ठीक है। 1904 में बंबई में हेनरी कॉटन, यहां पर जिन्ना ने पहली बार भाग लिया। 1905 बहुत इंपॉर्टेंट है, वाराणसी का गोपाल कृष्ण गोखले। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ और उसके बाद स्वदेशी आंदोलन की जो मांग उठी वो किस अधिवेशन में उठी थी? वाराणसी के अधिवेशन में उठी थी 1905 में। 1906 दादा भाई नौरोजी, अभी मैंने बताए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार स्वराज्य की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में उठी? तो आप बोलेंगे 1906। वर्ष लिखा मिलता है हमेशा। 1906 कलकत्ता अधिवेशन। 1907 सूरत में क्या हुआ? सूरत में नरम दल और गरम दल का विभाजन हो गया। यानी कि नरम दल और गरम दल, नरम दल वाले कैसे थे? उदार लोग थे। तो गरम दल वालों को इनकी पॉलिसी क्या पसंद आएगी? यस और नो। तो इन लोगों के बीच मतभेद हो गया। मतभेद हो गया कि ये दोनों लोग अलग अलग हो गए। बहुत शानदार, कैलाश मान जी ने लिखा है 1905 में करजन के समय पर बंगाल का विभाजन हुआ था। वेरी गुड, ऐसे सोचा करो, जोड़ा करो। ठीक है, आगे। 1911 में कलकत्ता में पंडित बिशन नारायण धर अध्यक्ष थे, तब गाया गया है जन गण मन। जन गण मन कौन सी पत्रिका में छपा था पहली बार? तत्वबोधिनी पत्रिका में।
तत्वबोधी पत्रिका में ये छपा है। ठीक है, क्या बोलेंगे जी? बहुत बढ़िया सर। वंदे मातरम तो बंकिम, हाँ वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी का है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का। मैं कह रहा हूं रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने उसको गाया है, लिखा नहीं है। लिखा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। आपने सुनी नहीं मेरी बात? मैंने कहा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गाया, गाया गया उनके द्वारा, लिखा नहीं है उन्होंने, लेखक नहीं है वो उसके। 1916 लखनऊ पैक्ट, इसको लखनऊ समझौता कहते हैं। अध्यक्ष है अंबिका चरण मजूमदार। दरअसल में कांग्रेस के एक नेता थे फिरोज शाह मेहता, जो नरम दल के नेता थे। फिरोज शाह मेहता कैसे नेता थे? नरम दल के। फिरोज शाह मेहता गरम दल वालों के एकदम खिलाफ थे। वो कहते थे नरम दल गरम दल जब अलग हो गए तो बहुत सारे लोगों ने बोला भाई अलग अलग मत रहो, एक साथ अपनी लड़ाई लड़ो अंग्रेजों से। फिरोज शाह मेहता इस बात पर अड़ जाते थे, वरिष्ठ थे। दादा भाई नेहरू इस बात पर अड़ जाते थे। दादा भाई नेहरू जी की देश में गांधी जी से पहले स्थिति गांधी जी के जैसी है। भारत की राजनीति में जब तक गांधी जी कामयाब नहीं हुए, उससे पहले सबसे ज्यादा कामयाब आदमी भारत की राजनीति में दादा भाई नेहरू जी, उनका सम्मान था। फिरोज शाह मेहता भिड़ जाते। फिरोज शाह मेहता की जब मौत हो गई तो तिलक जी ने प्रयास किया, तब उन्होंने मनाया बाकी लोगों को, तब कांग्रेस के नरम दल और गरम दल एक हो गए। बहुत बढ़िया प्रवीण यादव जी, दोनों मिल गए जी 1916 में। नरम दल और गरम दल और मुस्लिम लीग भी साथ में एक हो गया, बोले कि हम सबकी एक लड़ाई है, एक लड़ाई है। 1917 कलकत्ता में एनी बेसेंट पहली अध्यक्षा बनी। तो ये कौन है? पहली महिला। लेकिन क्या ये भारतीय है बताएं? नहीं भैया, ये कहां की थी? ये आयरलैंड की थी। तो प्रथम भारतीय मत कह देना इनको, प्रथम महिला कहें तो कांग्रेस की कौन है? एनी बेसेंट। 1918 दिल्ली में मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष बने, लेकिन बनना किसको था? बीजी यानी बाल गंगाधर तिलक को बनना था। लेकिन बाल गंगाधर तिलक किसी काम से कहां चले गए? ब्रिटेन उस समय पर। और फिर से कांग्रेस में एक फूट पड़ गई, फिर से नरम दल गरम दल फिर से उभार ले गए। ठीक है, यहां तक कोई बात दिक्कत? तो मदन मोहन मालवीय बन गए तो बाल गंगाधर तिलक बने नहीं बने? एक प्रश्न पूछा जाता, निम्नलिखित में से कौन कभी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं हुआ? या पूछ लेता लाल बाल पाल में से कौन कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं हुआ? तो कौन नहीं हुआ? बाल गंगाधर तिलक नहीं बने थे। 1920 वीर राघव, नागपुर में एक आपका अधिवेशन था। 1920 में 2 अधिवेशन क्यों हो गए जी? मित्र 2 अधिवेशन नहीं हुए हैं, ये मुख्य अधिवेशन है, ये विशेष है। जब इनको जरूरत पड़ती थी, जैसे मान के चलो मीटिंग नहीं बुला ली जाती है, अकस्मात मीटिंग, एकदम से कोई मीटिंग बुलानी पड़ गई, तो कलकत्ता विशेष अधिवेशन के समय अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। और गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया था, उसका प्रस्ताव इसी कलकत्ता विशेष अधिवेशन में रखा, जिसका विरोध किया एनी बेसेंट, मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, चित्तरंजन दास। अभी मैं बताऊंगा आपको आगे चल के असहयोग आंदोलन क्या था, गांधी जी ने क्या कहा था लोगों से। बहुत बढ़िया, आकाश कुमार जी लिख रहे हैं कॉमन व्हील बुक है जी एनी बेसेंट की, बहुत शानदार है। इस तरह के छात्र चाहिए। कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो विशेष हुआ था वो 1918 में हुआ था, याद रखें ना रखें एक ही बात है। 1923 काकीनाडा बंगाल में मोहम्मद अली जो खिलाफत आंदोलन को चलाएगा अध्यक्ष रहा। 1923 में विशेष अधिवेशन में मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, मोस्ट इंपोर्टेंट। दिल्ली के विशेष अधिवेशन में, यानी कि क्यों लिखा मोहम्मद अली? इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन 1923 में 2 अधिवेशन हुए, बंगाल में काकीनाडा में और एक दिल्ली में, और दिल्ली वाले के अध्यक्ष बने मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्या आदमी थे, क्या पर्सनैलिटी थे। सबसे कम उम्र में 35 वर्ष में इतनी पर्सनैलिटी, पाकिस्तान बनने के धुर विरोधी, भारत से प्रेम करने वाले, भारत माता से प्रेम करने वाले एक मुस्लिम राजनीतिक व्यक्ति। आप लोगों को मैं बताऊंगा जब आपको स्टैटिक पढ़ाऊंगा, स्टैटिक हम लगभग शुरू कर देंगे 5-4 दिन बाद, इतना ही सिलेबस हमारा अब तो इतिहास का बचा हुआ है। तो दोस्त मैं आपको वहां बताऊंगा जब भारत रत्न में पढ़ाऊंगा कि ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने जीते जी भारत रत्न जैसे पुरस्कार को भी नहीं लिया, क्योंकि इतने ईमानदार थे,
कि भारत रत्न देने वाली कमेटी में ये सदस्य रहे थे। इन्होंने कहा यार मुझको भारत रत्न अगर दिया जाएगा तो लोग शक करेंगे, कहेंगे यार कमेटी में रहते हुए मना लिया लोगों को। बोले मैं जीते जी नहीं ले सकता, मैं नहीं लूंगा, इसको एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा। भारत सरकार ने 1992 में इनको भारत रत्न दिया, इनके मरने के बाद में। ठीक है, आगे 1924 मोस्ट इंपोर्टेंट है, गांधी जी एकमात्र अध्यक्ष कांग्रेस के बने। गांधी जी कहते थे कि मैं भारतीय राजनीति से दूर रहूंगा, कांग्रेस से मैं सदैव दूर रहूंगा, लेकिन वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। चोरी चोरा के बाद में जब गांधी जी को गिरफ्तार करके 6 साल की सजा सुना दी जाएगी तो गांधी जी हालांकि 6 साल जेल में नहीं रहेंगे, 2 साल बाद रिहा हो जाएंगे, तुरंत कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाएंगे। यहाँ गांधी जी ने एक बीमारी का बहाना बनाया कि उनके पेट का एक ऑपरेशन होना है। बेलगांव कर्नाटक में महात्मा गांधी जी यानी कि एक बार अध्यक्ष बने और कांग्रेस और मुस्लिम लीग यहां पर अलग हुए, जो 1916 में एक हुए थे। 1925 में सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला हैं जो अध्यक्ष बनी है। ऐसे जोड़ते हैं महिलाओं को 8-8। 1917 में एनी बेसेंट, 8 जोड़ लो कितना बन जाएगा, मैं प्रैक्टिस सेट में अक्सर बताता रहा 1925, 8 जोड़ लो तो 1933। इस तरह से महिलाएं बनी हैं। 1917 में कौन, सरोजिनी नायडू। 1917 में एनी बेसेंट, 1925 में कौन, सरोजिनी नायडू, और 1933 में नलिनी सेन। 3 ही महिलाएं अध्यक्ष बनी हैं। गुवाहाटी ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि ये पूर्वोत्तर भारत का एकमात्र है जो कांग्रेस का, क्या बोलोगे, पूर्वोत्तर भारत का अधिवेशन कौन सा था? पूर्वोत्तर भारत में एकमात्र अधिवेशन, एकमात्र मीटिंग हुई थी ये। श्रीनिवास आयंगर जिसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस नेताओं को खादी पहनना अनिवार्य एक प्रावधान यहां पर आया। 1929 लाहौर बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में। नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज्य की मांग कब की? और साथ में यहां पर 30 जनवरी को क्या कहा गया था? स्वतंत्रता दिवस। सॉरी 30 जनवरी बोलो, 26 जनवरी। 26 जनवरी को क्या बोला गया था यहां पर कि 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, ऐसा प्रावधान आया। रावी नदी के तट पर इन्होंने रात को तिरंगा फहराया। लेकिन 26 जनवरी हालांकि बाद में गणतंत्र दिवस बना और 15 अगस्त को हम आजाद हो पाए। 1929 लाहौर। 1930 और 35 यानी 2 वर्ष, ना तो 30 में ना 35 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ। ऐसे नहीं 30 से 35, 30 और 35। 1931 में कराची, सरदार भगत सिंह जी के पढ़ाते समय मैं आपको बताऊंगा, ये वही अधिवेशन है जब गांधी जी की माउंट बैटन और माउंट बैटन से नहीं, माउंट बैटन से तो बाद में मुलाकात हुई बहुत, इरविन से गांधी जी की जब मुलाकात हुई तो लोग कहते हैं कि गांधी जी क्या भगत सिंह जी की फांसी को माफ करवा सकते थे। ये मैं भगत सिंह जी को पढ़ाते समय आपको पढ़ाऊंगा। ये वही समय है। ये एक तरफ तो कराची अधिवेशन कांग्रेस का होने की तैयारियां चल रही थी और एक तरफ चल रही थी तैयारियां भगत सिंह जी को फांसी की तैयारियां। 1931 का अधिवेशन है ये। कराची, सरदार पटेल किसान के अधिकारों की बात। क्या कांग्रेसियों ने उस समय, अगर बात करेंगे हम, क्या इन्होंने उन एचआरए के सदस्यों, एचएसआरए के सदस्यों भगत सिंह जी के लिए क्या किया? 1937 में फैजपुर बंगाल, पंडित नेहरू गांव में हुआ पहला अधिवेशन है। गांव में हुआ पहला अधिवेशन है, नहीं तो बाकी सब नगरों में और शहरों में हुए थे। ठीक है। 1938 हरिपुरा गुजरात में सुभाष चंद्र बोस ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने। क्योंकि मैंने आपको बताना है ये बात भी आगे चल के कि सुभाष चंद्र बोस जी बच्चे 4थी रैंक इन्होंने हासिल की थी आईसीएस परीक्षा में, इंडियन सिविल सर्विसेज, जिसको आज आप यूपीएससी के नाम से जानते हैं। किसी भारतीय द्वारा हासिल की गई सबसे ऊंची रैंक थी। ये उस नौकरी को अगले ही साल छोड़ के आ गए, तो देश में इनकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ी। इन्होंने कहा कि मैं भारत माता के लिए काम करूंगा। एक समय ऐसा भी आया कि गांधी जी से भी ज्यादा पॉपुलैरिटी इनकी 1938 के टाइम पे हो गई। स्वयं गांधी जी ने चुना इनको अध्यक्ष की, कांग्रेस का अध्यक्ष इनको होना चाहिए। लेकिन इनका प्रभाव इतना बढ़ा कि इनके डिसीजंस जो गरम दल के थे उनको लेकर के गांधी जी ने कह दिया कि तुम कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहोगे अगले साल। इन्होंने कहा नहीं, अध्यक्ष तो मैं ही बनूंगा। गांधी जी इनका नहीं रहोगे। तो 1939 में यहां पर इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था। ऐसे नहीं छोड़ा था, चुनाव लड़ा इन्होंने पहले। गांधी जी ने पट्टाभी सीतारामैया को चुनाव लड़ाया। गांधी जी ने किसका फेवर किया था?
सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को हराया। पट्टाभी सीतारमैया गांधी जी का फेवरेट कैंडिडेट था। गांधी जी ने इसके लिए प्रचार किया, कहा पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी हार होगी। वो हारा तो मुझको हारा माना जाए। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी को 1580 वोट और इसको 1377 वोट मिले, यानी हार गया। फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोगों ने इस्तीफा दे दिया एकदम से, बोले सुभाष चंद्र बोस काम करेगा तो हम नहीं करेंगे। तो क्या हो गया, यहां 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को छोड़ दिया और उनकी जगह राजेंद्र प्रसाद यहां पर अध्यक्ष बने थे। अध्यक्ष बने। उन्होंने कहा एक काम करो, तुम रख लो इस कांग्रेस को, ये लो, हम नहीं करते काम, ठीक है तुम करो खुद काम, गांधी जी तुम करो। 1940 में रामगढ़, अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद कब तक, 1940 से 45, इसीलिए कहा जाता है सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहे, अबुल कलाम आजाद। क्योंकि इस समय पर सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और सेकंड वर्ल्ड वॉर के में सब लोग बिजी थे। इस समय कांग्रेस ने अपना अध्यक्ष ही नहीं बदला। ठीक है। 1946 में मेरठ, और 1946 से 47 कौन है, वो आपका जेबी कृपलानी है। यानी पूछा जाता है भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, अभी पूछा गया आपका एसएससी सीजीएल मेंस में ही। ठीक है, आगे 1948 जयपुर में पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, क्या बोलोगे, पट्टाभी सीतारमैया को कब खुश किया गया है, देश की आजादी के बाद में। बोले कोई नहीं पट्टाभी, जब तो तुम हार गए थे, अब तो अपनी सरकार है, अब तो अपनी सरकार है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो समझ गए क्या कारण पैदा हुए, गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी के मतभेद हुए उनके फैसलों को लेकर के। आगे आए, बहुत बढ़िया। बहुत शानदार, बहुत शानदार। सबसे यूथ आजाद सर, कामनी, वेरी गुड, बहुत शानदार। सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की, सब लोग जानते हैं, पूरी क्लास जानती है। भारत के फर्स्ट पीएम सुभाष चंद्र बोस थे। अच्छा, वेरी गुड, बहुत शानदार। खिचड़ी हमारी क्लास में और आया अभी तो, और कहीं जगह नहीं मिली। कांग्रेस के कुल 4 अध्यक्ष हुए, 4 अंग्रेज अध्यक्ष हुए, जॉर्ज यूल, वार्डनबर्न 1890 1889, अल्फ्रेड वेब और हेनरी कॉटन 1904। कांग्रेस में भारत की आजादी से पहले कितनी महिलाएं अध्यक्ष रहीं, 3 महिलाएं। एनी बेसेंट बताओ किस साल, सरोजिनी नायडू बताओ किस साल, नलिनी सेनगुप्त बताओ किस साल बनी, फटाफट से। बोलेंगे जी फटाफट से। इमरान अहमद जी कह रहे सर आप लिखने नहीं दे रहे हो। नहीं दोस्त, मैंने आपका हाथ नहीं पकड़ा है, स्क्रीन रोक लीजिए। मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया लिखने से? मैंने तो आपसे क्लास की शुरुआत में एक बात कही कि ये ऐसी घटनाएं हैं जिनको आपको सुनना चाहिए। कमेंट ऑफ करके दूर, बस सुनिए। नोट्स आपको क्लास खत्म होते ही तुरंत मिल जाएंगे, तुरंत, शायद 5 मिनट भी ना लगे। तब जिसको नोट्स बनाना है तब बनाए, तब आएगा मजा। क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक दूसरे से जुड़ा हुआ, इसको सुन लीजिए पहले, नहीं तो नोट्स बनाने में ही रह जाओगे। पहले सुन लीजिए तब नोट्स बनाइए और मजा आ जाएगा। पेपर में, परीक्षा में अक्सर प्रश्न मैंने जो महत्वपूर्ण बताया है वहां से पूछे जाते रहे हैं, कभी गलत नहीं होता है, नेवर। धार्मिक सुधार आंदोलन, धार्मिक सुधार, अच्छा बताइए हर धर्म में एक सुधार की गुंजाइश होती है कि नहीं होती? अंधविश्वास हर धर्म में रहे हैं कि नहीं रहे हैं? आप कहेंगे हाँ भैया। एक समय पर दोस्त महिलाओं को जिंदा जलाया जाता था सती प्रथा के नाम पर, अंधविश्वास था, लेकिन दूर हुआ, लोग जागृत हुए। बहुत सारे अंधविश्वास समय के साथ साथ ही खत्म होते हैं जब लोग प्रयास करते हैं। धार्मिक सुधार, और जिस समय तक वो चल रहे होते हैं तो उस समय तक वो बुरे नहीं लगते। जब विधवाओं के ऊपर कंकड़ फेंके जाते, उनको गालियां दी जाती, तो लोगों को लगता था अच्छा है, क्योंकि कोई आवाज ही नहीं उठाता। जब तक महिलाओं को जिंदा जलाया जाता रहा पति की मृत्यु के नाम पर, तब तक वो अच्छा था, सब लोग उसके फेवर में रहते थे।
4 साल के ब्राह्मण के बच्चे के 80 साल का बुजुर्ग कोई पैर छू रहा है और लोग इसको प्रथा का नाम दे रहे हैं। अंधविश्वास है। बात यह नहीं है कि 4 वर्ष के बच्चे के पैर नहीं छुए जा सकते, छुए जा सकते, उस बच्चे ने कुछ महान काम किए हों तो बिल्कुल पैर छुए जा सकते हैं। लेकिन जिसको आप दलित कहते हैं, 80 वर्ष के उस व्यक्ति को, अगर वह व्यक्ति अच्छा है तो उसके भी पैर छुए जाने चाहिए, उससे कम उम्र के हर व्यक्ति के द्वारा। तो लेकिन लोग जो इसका पालन नहीं करते वो कहेंगे भैया ये कैसी बात आप कर रहे हो यार, उल्टी बात कर रहे हो, ऐसा कहीं होता है क्या? तो जब तक प्रथा चल रही होती है तब तक लोग उसके फेवर में ही होते हैं। जैसे घूंघट, तो क्योंकि वो चल रहा है तो लोग उसके फेवर में हैं। कल हमारे चाचा का लड़का जिसकी शादी हुई, मुझसे छोटा है, वो और उसकी घरवाली हमारे घर आए, तो उसकी घरवाली ने मुझे एक बात बताई। उसने कही कि भैया हमारी जो दादी है ना, मतलब उसकी सास की भी जो सास है, वो ये कह रही थी कि नवीन की क्लास अगर तू लेती है ना तो नवीन की क्लास घूंघट लेकर मतलब मैं कहीं दूर वो कहीं पौन पर घूंघट करके क्लास लेगी, क्योंकि घूंघट चल रहा है। लोगों को लगता है यार ये तो ठीक है, शर्म है। लेकिन आपने किसी देवी को देखा घूंघट करे हुए? आपने देखा आपकी संस्कृति में किसी देवी, किसी माता को आपने देखा कि आपको घूंघट करके दिखाई गई है? मतलब संस्कृति का पतन हमने कर दिया। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि हमेशा बहुत सारे सुधारों की आवश्यकता होती है, जो सुधार किए जाने चाहिए। अंधविश्वास में कि ऐसा होता है इसीलिए हम ऐसा करेंगे, ये तो एक गलत चीज हुई। कारण भी तुम ना जानने का प्रयास करो तो ये तो गलत चीज हुई कि जी हमारे दादा दादी ऐसे करते थे, हमारे पिताजी माताजी ऐसे करते थे और हम भी ऐसे ही करेंगे, तो ये तो गलत चीज हुई। ये तो थोड़ा सा प्रयास भी तुमने ना किया फिर जानने का, ना बदलने का प्रयास आप करना चाहते थे। यह तो दोस्त पशुओं का काम हुआ कि उस पहली पीढ़ी की भैंस का ये काम था, फिर अगली पीढ़ी की भैंस का ये काम था, अब ये काम है भैंस का। यह तो जानवर प्रवृत्ति हुई। यानी खुद को थोड़ा सा भी जागरूक ना करने का इंसान होते हुए भी आपने प्रयास ना किया, ये कैसी प्रवृत्ति मित्र हुई? आगे आएंगे। धार्मिक सुधार आंदोलन, ऐसा नहीं है कि धार्मिक सुधार आंदोलन की यही, हर एक धर्म में इसकी आवश्यकता रही है, हर एक धर्म में। मुस्लिम में सुधार के लिए बहावी आंदोलन जैसी चीजें सर सैयद अहमद खान ने तालीम सिखाने के लिए, एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म करने के लिए उन्होंने वहां पर किया। सभी धर्मों के लोगों ने सभी धर्मों में किया। हम यहां की बात कर रहे हैं, भारत की। भारत में ऐसे ही चिंतक हुए राजा राम मोहन राय, और ऐसे चिंतक नहीं हुए, गालियां मिली जब इन्होंने लोगों से ऐसी बात की। इन्होंने कहा यार महिला को जिंदी क्यों बिठा रहे हो चिता पे, पति ही तो मरा है तो महिला को क्यों जला रहे हो? इनका अच्छा पागल आदमी आया यार, ये क्या कहता राजा राम मोहन राय, तू पागल है क्या? इस देश में ऐसी बातें करता है? जो लोग सुधार मानने को तैयार नहीं उनके सामने ऐसी बातें कर रहा है मोहन राम। तो धार्मिक सुधार आंदोलन के अग्रदूत ये रहे, आधुनिक भारत के निर्माता। सोते भारत को इन्होंने जगाया, पत्रिकाएं भारत में शुरू की। भारत के नवयुग का सितारा राजा राम मोहन राय को कहते हैं। पुराने समय और आधुनिक युग को इन्होंने जोड़ा है, उसके मध्य का सेतु इनको कहते हैं। 1809 से 14 तक ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC बोले तो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे, उसको छोड़ दिया, बोले भारतीयों को जगाना है। बोलेंगे भैया आपकी मम्मी घूंघट करती है या नहीं करती? बिल्कुल करती है, क्यों नहीं करती? मैं उनसे जाके अभी बोलूं कि तुम घूंघट क्यों करती हो तो मेरी बात तो मानेंगी नहीं। लेकिन हां, अगर मेरी आने वाली पीढ़ियां होंगी, क्योंकि वो मुझसे बड़ी है, मैं उन्हें कोई मतलब बहुत ज्यादा बैठ के मैं उनको अगर समझाऊं भी तो वो एक सही नहीं होगा। हालांकि बहुत सारी चीजों में उनकी परिवर्तन आया, तो कहते हैं ना पुराने समय के लोग हैं ऐसे ही नहीं मानते। लेकिन ये सीधी सी बात है कि मेरे साथ के जितने भी हमारे घर के बच्चे, कल ऐसा भी हो सकता है कि मैं पापा बनूं, कल मेरी लड़की की शादी हो,
कल मेरे लड़के की शादी हो तो भाई मैं अपनी लड़की को ऐसा नहीं कहूंगा बेटा तू घूंघट में घूमती रह। घूंघट कारण ही नहीं है, घूंघट की बात ही क्यों कर रहे हैं? घूंघट से आखिर होता क्या है? क्या घूंघट से कोई चरित्रवान हो जाएगा? क्या जितनी महिलाएं घूंघट करती हैं वो सारी की सारी चरित्रवान हैं? क्या जितनी महिलाएं घूंघट नहीं करती हैं वो सारी की सारी चरित्रहीन हैं? ये तो उस तरह की बात हुई कि वस्त्र यदि पूर्ण पहने हुए हैं किसी महिला ने तो वह चरित्रवान है, और आप ऐसा सोच ले तो आप गलत है मित्र। आप ये सोच ले कि छोटे वस्त्रों में कोई महिलाएं चरित्रवान नहीं है तो ये आपकी गलतफहमी है। हाँ, शालीनता होनी चाहिए। कोई निर्वस्त्र ही हो जाए और हम कहें कि ये चरित्रता इसके अंदर होगी तब तो नहीं हो सकती मित्र, क्योंकि तब शालीनता ही ना रही। तो शालीनता के बारे में हम बात करें तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन हम चरित्र नहीं बता सकते किसी का, इसीलिए उसकी बात ही करना व्यर्थ है। कोई भी व्यक्ति किसी भी माहौल में, किसी भी परिवेश में, किसी भी वस्त्र में, किसी भी प्रकार का हो सकता है, समझे? हम सोचे जी जो घूंघट करे तो ही बढ़िया। अच्छा, घूंघट करना किससे है? आप कहेंगे भैया घूंघट तो घर में बड़ों लोगों से किया जाता है। आपके ऊपर थोपा गया ना, आपके ऊपर थोपा गया ना ये बात। पहली जो महिला रही होगी इस प्रकृति में उसने किससे घूंघट किया होगा? आप कहेंगे भैया वो क्यों घूंघट करेगी, उसके तो बच्चे रहे होंगे। तो उसने किससे घूंघट कराया? बोले कि तुम्हारे ससुर है इनसे घूंघट कर लो। क्यों? ससुर अगर चेहरा देख ले तो इससे क्या परिवर्तन आता है? और ऐसा तो है नहीं कि ससुर से चेहरा हमेशा ही ढका रहेगा, दिखता तो होगा। अच्छा, चेहरा दिखने से क्या हो जाता होगा? आजकल तो जैसे आप लोग जानते हो नेट के लोग नेट की वो आ रहे हैं उड़ने वाले, तो चेहरा तो सबको दिखता है। चेहरा दिखने से हो क्या जाता है? चलो दिख गया चेहरा, मान लिया, क्या होता है इससे? क्योंकि चेहरा ऐसा तो है नहीं किसी न किसी का देखा ना हो। तो हमको एक बात समझनी चाहिए कि ये एक पैटर्न है जो चला आ रहा था। जो लोग इसको मानते हैं ठीक है, जिनको लगता है कि इसे एक पैटर्न में अच्छाई है वो इसको माने और आगे बढ़ाएं, बढ़ाते रहें। लेकिन जिन लोगों को ये समझ में आ गया कि ये जबरन थोपा गया एक अंधविश्वास का हिस्सा है, वह तो इसको तोड़ डालेंगे ना। बहुत बढ़िया सर, हमने अपनी भाभी से कभी घूंघट नहीं करा। बहुत शानदार, अच्छी बात है, अच्छी बात है। उसका अर्थ भी नहीं है मित्र कोई, जो कराएं सही है, ठीक है, आपको सही लगेगा। 1809 में एक पुस्तक आई तुहफात उल मुहाविदीन, लिखी फारसी भाषा में, क्योंकि पत्रिकाएं इन्होंने शुरू में लिखी इसीलिए इनको बोलते पत्रकारिता का जनक। एक एक ईश्वरवाद के लिए कि एक ही ईश्वर है। तो लोग इनके खिलाफ हो गए, बोले ये आदमी ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करके आया है, भारतीयों में कमी बता रहा है, अंग्रेजों का दलाल है। लोगों ने प्रश्न चिन्ह लगाने शुरू कर दिए इनके ऊपर, सुना ही नहीं इनकी बात को, ये क्या चाह रहे हैं, क्या बदलना चाह रहे हैं। 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा बनाई इसी तरह लोगों को जागृत करने के लिए। 1817 में हिंदू कॉलेज बनाया, प्रेसिडेंसी कॉलेज, ठीक है, कलकत्ता में, जिसके संस्थापक थे डेविड हेयर। इनके प्रयासों से, प्रयास एक और व्यक्ति ने किया, राजा राम राधाकांत देव ने। 1820 में इन्होंने प्रिंसेप्ट ऑफ जीसस पुस्तक लिखी और न्यू टेस्टामेंट शाखा की कमियां लिखी, यानी एक अंग्रेजों की शाखा है न्यू टेस्टामेंट। इन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा हिंदू धर्म में कमी है, कमी हर एक धर्म में है। न्यू टेस्टामेंट शाखा लिख करके इन्होंने बताया कि ईसाइयों में क्या कमी है, ईसाइयों में क्या कमी है। बहुत बढ़िया सर जी, हमारे घर में कोई मुगल नहीं है इसीलिए हम तो घूंघट कराने का मतलब ही नहीं है कोई। ठीक है, दमन होता है बेटा उससे, उससे पूछो। सही बताऊं तो तुम्हें कोई सहूलियत नहीं है। एक औरत ने साड़ी पहनी हुई है, खाना बना रही है, चकले पर, बेलन पर, चूल्हे पर बैठ करके, गर्मी में तुम उसको पहले ही मार रहे हो, साथ में घूंघट करके उसको हवा भी नहीं आ पा रही है और वो रोटी बना रही है। हमने अपनी माँ को देखा है, आसपास इधर उधर के लोग हैं, मतलब क्यों ऐसा कर रहे हो? लेकिन लोग अब बदल रहे हैं,
धीरे धीरे रिफॉर्म्स आ रहे हैं। 1820 में प्रिंसेप्ट ऑफ जीसस पुस्तक लिखी, न्यू टेस्टामेंट शाखा की कमियां लिखी। तुम आदमियों को शौक है मतलब खुद को सजने संवरने का, औरतों को भी सजने संवरने का शौक है, वो मेकअप करती है। अब वो मेकअप करके तुम बोल रहे हो घूंघट कर लो यार। सुंदर दिखने का हक सबको है, सब प्रयास करते हैं उसके लिए, दिखने दीजिए। आगे आएंगे। और लोगों की बड़ी प्रथा है, अच्छा झांक झांक के देखते हैं उस टाइम पे, जब दुल्हन बैठी हुई रहती है ना साइड में, दूल्हा बैठा हुआ रहता है साइड में, क्या बोलते हैं उसको, स्टेज को नहीं, वरमाला तो यार वो होती है जो पहनाई जाती है, स्टेज जो होती है मतलब तुम समझ जाओ, मुझे ज्यादा नहीं पता। उस स्टेज पर लोग कैसे झांक झांक कर देखते हैं ऐसे, और फिर बताते भी यार इसकी नाक टेढ़ी है थोड़ी सी, इसकी बहू की। फिर दोनों कंपैरिजन भी करते, कहते लड़का थोड़ा ठीक है, लड़की बहुत सुंदर है। फिर होता है इसकी सरकारी नौकरी है इसलिए मिल गई, देखिए भाई कैसी है, ऐसा देखिए लड़के काला सा। लोग देख सब लेते हैं, लेकिन फिर राय बना के उसको पेश करेंगे उल्टे सीधे तरीके से। ठीक है, आगे 1821 में संवाद कौमुदी बंगाल भाषा में एक साप्ताहिक इन्होंने शुरू किया। मिरातुल अखबार फारसी भाषा बहुत। मिरातुल अखबार किसका है, क्या है, साप्ताहिक मतलब सप्ताह में एक बार आता था, वीकली। 1823 का जब लाइसेंसी एक्ट आया था तो मिरातुल अखबार को जब्त कर लिया गया था। 1825 में वेदांत कॉलेज वैदिक शिक्षा के लिए इन्होंने स्थापित किया, और अंग्रेजी शिक्षा के ये पक्षधर थे, अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे, अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में थे, बोले अंग्रेजी शिक्षा को अपनाना चाहिए, पक्षधर थे, क्योंकि इन्होंने कहा कि ये कल को वैश्विक भाषा बनेगी। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज बनाया, 20 अगस्त 1828 को। धार्मिक जितनी भी कुरीतियां थी उनको रोकने के लिए, अंधविश्वास को रोकने के लिए। राजा की उपाधि इनको अकबर द्वितीय ने दी, जो बहादुर शाह जफर से पहले शासक था, जिसकी पेंशन अंग्रेजों ने रोक दी, तो इसने बोला भैया अंग्रेजी में बात कर लो उनसे जाके। चलो, पेंशन के मामले में ठीक है भैया, मेकअप नहीं करना चाहिए फिर, आई थिंक सो, मतलब वो मेरे हिसाब से निजी अधिकार है। फिर मैं ये कहूं कि मैंने बाल ही क्यों काट रखे, ये भी मेकअप का एक हिस्सा है, फिर मुझको ये भी बिखरे देने चाहिए, क्योंकि फिर तो कुछ अर्थ ही नहीं बचा। अगर हम संसार से जुड़ते हैं तो थोड़ी केयर के हिसाब से रहना होता है, या फिर सन्यासी बन जाना चाहिए। संसार से जुड़े हुए हैं तो फिर भैया पुरुष अगर बाल वाल संवारते हैं, दाढ़ी वाड़ी अपनी सेट करवाते हैं, तो फिर महिलाओं को भी मेकअप का हक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा मत करवाया करो कि चेहरा बदल जाए, धोखे जैसी स्थिति मत पैदा किया करो। इतनी सी एक विनम्र प्रार्थना है। पेंशन के मामले में 1829 में सती प्रथा पर रोक राजा राम के प्रयासों से लगी, बेंटिक के समय पर, सबसे पहले बंगाल में, फिर चेन्नई में, फिर भारत में। अंतिम समय में जाकर के ये आपका इंग्लैंड में बस गए थे, ब्रिस्टल में ही इनकी समाधि है, ब्रिस्टल में ही इनकी समाधि है, ब्रिस्टल में ही इनकी समाधि है। ठीक है, बोलेंगे बस सर आप इंस्टा पर मेरे मैसेज क्यों नहीं पढ़ते? बेटा मैसेज चेक नहीं करता मैं, अब तो कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ 4-5 दिन से, संडे चलाऊंगा, संडे, ठीक है, आगे आएंगे, संडे मैसेज चेक करेंगे कुछ। इनकी मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? देवेंद्रनाथ ठाकुर ने। अन्य लोग थे अरविंद कुमार दत्त, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन जो हैं ये ब्रह्म समाज के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए जाने जाते हैं, यानी ब्रह्म समाज को अन्य देशों तक, उसकी शिक्षाओं को अन्य देशों तक किसने पहुंचाया? अन्य देशों तक किसने पहुंचाया? वो कौन है? आपके केशव चंद्र सेन थे। और केशव चंद्र सेन को 1865 में ब्रह्म समाज से निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि नियम था कि अपनी बच्ची को पढ़ने देंगे विकसित होने तक, जब तक वह संभल नहीं जाती, अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती, तब तक उसका विवाह नहीं करेंगे। सोचो, आज से लगभग 200 साल पहले ऐसी बात हो रही है, लेकिन इनको खुद को मौका मिला, केशव चंद्र सेन को, अपनी 13 साल की लड़की का कूच बिहार के राजा से शादी करा दी इन्होंने।
मौका लगते ही बोले राजघराना मिल रहा, अपनी लड़की 13 साल की लड़की की शादी कर ली। ठीक है। 1866 में भारतीय ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज नाम कर दिया गया, और आदि ब्रह्म समाज को क्या नाम दिया गया आपका? आदि ब्रह्म समाज को जो नाम दिया है देवेंद्रनाथ ठाकुर ने। ठीक है। केशव चंद्र सेन से जो लोग नाराज थे उन्होंने भी एक संगठन अलग बनाया, साधारण ब्रह्म समाज। क्या बनाया गया? साधारण ब्रह्म समाज। पंडित शास्त्री थे एक, क्या बोलोगे? पंडित शास्त्री थे एक, उन्होंने इसकी स्थापना की। और ये आपका शिवनाथ शास्त्री, इनके साथ में ये और कौन कौन लोग थे? आनंद मोहन बोस और उमेश चंद्र दत्त थे। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि ब्रह्म समाज बिखरता चला गया, बिखरता चला गया। ऐसा ही एक संगठन हुआ प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज ये भी कुरीतियों को दूर करने के लिए। हेडक्वार्टर कहां था इसका? इसका हेडक्वार्टर था मुंबई में, मुंबई। संस्थापक है इसके आत्माराम पांडुरंग। बोले भारत के लोगों के मस्तिष्क के विकास के लिए करना ही जरूरी है। और दो लोग, एमजी रानाडे। एमजी रानाडे कौन है? गांधी जी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और उनके भी गुरु हैं केशव चंद्र सेन और आरजी भंडारकर। इन लोगों ने प्रार्थना समाज की स्थापना की मुंबई में। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। यंग बंग आंदोलन, बंगाल को नई शिक्षा देने के लिए एक बहुत कम उम्र के व्यक्ति हेनरी विवियन डैरिजियो ने चलाया, जो हिंदू कॉलेज में एक प्रोफेसर बन के आया था। 17 वर्ष की उम्र में तो अगला व्यक्ति प्रोफेसर बन गया था, और 1819 से 31 आप कहेंगे कुल 22 वर्ष की उम्र में मौत हो गई थी। तो बंगाल के लोगों को जगाने का काम किया, बंगाल के लोगों को जगाने का काम किया। उसी को हम कहते हैं एक यंग बंग आंदोलन। यंग व्यक्ति द्वारा बंगाल में चला गया आंदोलन। ये सब आंदोलन क्यों चल रहे हैं? कुरीतियों को दूर करने के लिए, जो बुराइयां हैं। बहुत बढ़िया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1820 से लेकर के 1831, इनका जो, नहीं सॉरी 61 होना चाहिए, 61 तक का इनका काम है, 61 तक का काम। ठीक है, क्या बोलोगे? 61 तक का काम नहीं, ये शायद इनके वर्ष को दर्शा रहा होगा। अगर वर्ष को दर्शा रहा है तो 1891 होगा फिर तो। अगर कार्य, इनका पूरा जीवन ही लिख लीजिए आप, 1891, क्योंकि 20 में तो जन्म हुआ तो कार्य शुरू नहीं कर सकते। संस्कृत कॉलेज के एक प्राध्याचार्य थे, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनका नाम था ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय। दिल्ली पुलिस 2020 ने पूछा ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का वास्तविक नाम क्या है। संस्कृत शिक्षा पर ब्राह्मण एकाधिकार के खिलाफ इन्होंने लड़ाई शुरू की। खुद ब्राह्मण ही थे, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि आप जाति में अंधे हो जाएं। बहुत सारे लोग हमारे देश में, युवा वर्ग क्या है, जातिगत रूप से अंधा हो चुका है। उसको जाति के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। वो सारे अंधविश्वासी और अंधभक्त लोग हैं, जो नेशन से ऊपर जाति को मान लेते हैं, और फिर उनको अपनी जाति की कुरीतियां भी बुरी लगने लग जाती हैं। जैसा मैंने तुमसे कहा कि अमुक जाति में कोई व्यक्ति अगर थोड़ा कामयाब हो जाता है तो लोग उसका ढोल पीटते हैं, लेकिन दोस्त जो कामयाब नहीं हो पा रहा है, जो पिछड़ रहा है, उसकी जिम्मेदारी का तुमने कभी उठाई? अगर तुम उसकी जिम्मेदारी, जो पिछड़ रहा था, उठाते तो फिर तुमको हक है कि जो कामयाब हो गया उसके साथ फोटो खिंचाने का, या उसकी खबरें वायरल कर देने का, या उसके बारे में चर्चा करने का। तो सिर्फ कामयाब की अगर बात करेंगे तो वंचित की बात कौन करेगा? कुछ लोग जातिगत रूप से सिर्फ अपनी जाति की बात करना चाहते हैं। वह कहते हैं कि इस देश का, भारत देश का एक दुर्भाग्य भी है, और ऐसे लोगों का रेशियो बढ़ता जा रहा है। जो सही और गलत से उनको मतलब नहीं है, उनकी जाति की बात है तो उनको गलत बात भी सही लगती है, और उनकी जाति की कोई भी गलत बात उनको सही लगना, ये देश के लिए दुर्भाग्य है। लेकिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक ब्राह्मण है, उन्होंने बोला संस्कृत शिक्षा पर ये ब्राह्मणों ने इकट्ठा जो एकाधिकार कर रखा है, जो मोनोपोली है, ये नहीं होनी चाहिए, इस पर सबका हक है। ऐसे व्यक्ति को हम व्यक्ति कहते हैं। 1856, जैसे तिलक साहब मान के चलो जाति व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, उनको उन्होंने कहा कि दलित होते हैं, होने चाहिए, तो तिलक साहब का कहना गलत है।
आप किसी व्यक्ति को निम्न स्तर का नहीं समझ सकते हो। आपको कोई अधिकार नहीं है आप ये कहें कि मैं उच्च स्तर का हूं। उच्च तो व्यक्ति के कर्म होते हैं मित्र। आप अपने जाति को उच्च बता करके और कर्म ऐसे कर रहे हो, और आप सोच रहे हो मेरे गलत कर्म मुझे ही पता है और किसी को पता नहीं है। तो तुम तो जानते हो ना अपने कर्मों के बारे में, हर एक तुम्हारा क्या व्यवहार है लोगों के प्रति। तुम कैसे रिक्शे वाले से झगड़ते हो, कैसे तुम देखते ही कि कमजोर व्यक्ति है तुमसे, तुम उसके ऊपर हावी हो जाते हो। तुम्हारा क्या व्यवहार है सड़क पर चलती लड़कियों के लिए, तुम जानते हो ना। तो तुम कैसे कर्म कर रहे हो दोस्त, तुम्हारे कर्म नीचे हुए। तो कर्म नीचे या ऊंचे होते हैं, जाति ऊंची या नीची नहीं होती, ना हो सकती है। जन्म से एक बात बताएं, शायद आज आपका जन्म भारत में हुआ, अगर आपका जन्म मित्र पाकिस्तान में हुआ होता तो आप पाकिस्तान के फेवर में होते ना। आपका जन्म ब्रिटेन में हो जाता तो आपका राष्ट्र प्रेम किसके लिए होता, ब्रिटेन से। आपका राष्ट्र प्रेम इसीलिए भारत में है क्योंकि आपका जन्म भारत में हो गया। लेकिन भारत ने एक सिद्धांत सिखाया, वसुदेव कुटुंबकम, पूरी दुनिया ही अपना घर है। तो मित्र एक बात बताओ कि जो जन्म आपका हुआ यह है अकस्मात या तुक्का ही तो है, ये निर्धारित तो नहीं है। इसको लोगों ने बोला ये कर्म के द्वारा निर्धारित होता है, गलत, सब अंधविश्वास है। कहीं कुछ निर्धारित नहीं होता। इसीलिए ये भूल ना करो। कोई दिक्कत कोई परेशानी? प्रैक्टिस बच्चे 1 अक्टूबर से होगी 3 बजे। अब जो समझ जाए वो ठीक है, जो ना समझे तो मैं कैसे समझा सकता हूं उसको। बहुत सारे लोगों ने जड़ बुद्धि के साथ में जन्म लिया और जड़ बुद्धि के साथ ही मर गए। वो मूर्ख जो उनको समझाने का प्रयास करे। एक कहावत है, ज्ञानी से ज्ञानी मिले होवे रस की लूटम लूट। यानी दो ज्ञानी व्यक्ति मिल जाएं एक दूसरे से सीखने वाले, वो बोले हाँ जी मैं सीख रहा हूं, तो यहां पर रस पैदा होता है। ज्ञानी से ज्ञानी मिले होवे रस की, क्या बोला, होवे रस की लूट। ज्ञानी से अज्ञानी मिले होवे माथा फूट। अगर आप किसी को सही एजुकेशन देना चाह रहे हो और कोई उसको नहीं लेना चाह रहा है, आपको यह तुरंत देख लेना चाहिए कि ये लंपट मूर्ख है, इससे कहे कुछ नहीं हो सकता है, चिकना घड़ा है, इसका दिमाग उतना विकसित ही नहीं है कि ये सही चीजों को अपना पाए। तो ये समझना होगा। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के लिए इन्होंने प्रयास किया, और प्रयास क्या किया, डलहौजी के टाइम पर ड्राफ्ट बना और लागू कराया। ये लोग सम्मान के लोग हैं, कैनिंग के समय लागू हो गया। इनके आप चरण जितने छुए उतने कम हैं। इन्होंने एक दास्ता से मुक्त कराया है। नहीं तो लड़कियों, कल तुम्हारा किसी का पति एक्सपायर हो जाता तो तुमको चिता पे बिठाया जाता। आज अगर तुम चिता पे बैठने से मनी हो जाती तो तुमको किसी के घर में ना जाने देते, कहते तुम अपवित्र हो। खुद सोचो उस एक बात को कि वही घटना अगर तुम्हारे साथ हो तो क्या बीते। गरीब का दुख आप तब समझ पाएंगे जब आप यह समझेंगे कि मैं अगर गरीब रहूं तो क्या होगा। निम्न जाति उच्च जाति को आप तब महसूस कर पाएंगे कि आप सोचिए कि मेरा जन्म अगर जिसको आप निम्न जाति कह रहे हैं वहां हुआ होता तो क्या होता, मैं क्या महसूस करता। तब बाल विवाह को रोकने के लिए कई स्कूल स्थापित किए, जिनमें से एक बैथ्यून स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट है 1849 का, बैथ्यून कॉलेज 1849। नेटिव मैरिज एक्ट लेके आए 1872, लड़की की उम्र कम से कम 14 साल होनी चाहिए। शारदा एक्ट 1929, बालिका के विवाह की उम्र कम से कम 14 साल और बालक के लड़के की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। यह हरविलास शारदा थे, उनके समय पर एक एक्ट आया। हिंदू विवाह अधिनियम 1978 जिसको संशोधित किया गया, आया तो ये 1955 में था, लेकिन संशोधन करके बोला गया 18 वर्ष लड़की की और 21 वर्ष लड़के की आयु होनी चाहिए कम से कम, इससे पहले नहीं। कुछ लोग 16 साल में ही शादी कर दे रहे, कह रहे लड़का ठीक नहीं है तो सुधर जाएगा। ब्याह है कि मेडिसिन है, शादी है कि कोई दवाई है कि लड़के को सुधार देगी। बोले लड़के की शादी कर दो, लड़का सुधरेगा?
उसको कोई जिम्मेदारी का भाव आ ही नहीं सकता। बोल रहे कोई दिक्कत नहीं, इसके पापा की सरकारी नौकरी है। लड़की वाले भी मूर्ख है, शादी कराए, ठीक है, ये प्लॉट है इनके पास में, ये इसका किराया आ रहा है, इसके लड़के के पापा ठीक है इतना किराया आ रहा है, शादी कर दो। कोई मतलब ही नहीं रहा किसी को कि लड़का क्या करता है, लड़के की नैतिक जिम्मेदारी क्या होगी। और फिर वो लड़की के साथ क्या करते हैं, एवरीथिंग नोज। आपके घर में एटलीस्ट नहीं होना चाहिए। शिक्षा का यही महत्व है मित्र। बहु पत्नी प्रथा का विरोध किसने किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया। विद्यासागर। ज्योतिबा राव गोविंद राव फूले, फूले जाति में पैदा हुए, फूले यानी कि माली जाति में पैदा हुए। ब्राह्मणों के एकाधिकार के खिलाफ लड़े कि सारे स्कूलों पर अधिकार तुम्हारा नहीं हो सकता, हमारे बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जा सकता, यह सही चीज नहीं है। सत्य शोधक समाज बनाया 1873 में महाराष्ट्र में, जाति भेदभाव के खिलाफ। जातीय भेदभाव ये होता है, इसके खिलाफ। महात्मा की उपाधि महाराष्ट्र की एक स्थानीय सभा ने दी। पुस्तक लिखी गुलामगिरी, कभी पढ़ना आंखें खुलेंगी कि जातिवाद का क्या नुकसान होता है। गुलामगिरी मराठी भाषा में लिखी है, हिंदी अनुवाद इसका विमल कीर्ति ने किया है। पत्नी इनकी सावित्री बाई फूले थी, किसी ने पढ़ने ना दिया स्कूल में, तो अपनी पत्नी को खुद पढ़ाया है, खुद पढ़ाया अपनी पत्नी को, और भारत की पहली महिला अध्यापिका बनी है। और कोई थी भी नहीं, और भी महिलाओं को नहीं पढ़ा रहे थे, इनको तो एंट्री तक ना दी गई स्कूल में। तो इन्होंने अपनी पत्नी को स्वयं पढ़ाया और कहा कि तुम्हारी जिम्मेदारी है कि जिन बच्चों को स्कूल में बैठने नहीं दिया जाता, जिन बच्चों को स्कूल में एंट्री की परमिशन नहीं दी जाती, आज से तुम उन सबको पढ़ाओगी। और इन्होंने अपने पूरे जीवन काल पढ़ाया है। सैल्यूट टू हर। अपना पूरा जीवन दे दिया उन लोगों के, वंचित लोगों के लिए, कि मैं वंचित लोगों को मुझे इसलिए पढ़ाया गया। और देख रहे हो उन्होंने तैयार किया, बहाने नहीं बनाए, उन्होंने सिस्टम पर प्रश्न चिन्ह नहीं दागे, उन्होंने बदलाव के लिए खुद ठाना, मैसेज दिया लोगों को। ठीक है। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसके संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। हेडक्वार्टर इसका पुणे में था, पुणे महाराष्ट्र में। हेडक्वार्टर कहां है? पुणे में। ईसाई मिशनरियों के विरुद्ध, ईसाई लोग हमारे देश में आए, अपने धर्म का उन्होंने प्रचार शुरू किया। जैसे ही कोई गरीब आदमी लगे, उस गरीब आदमी को एकदम से पैसे का प्रलोभन दे दे, कह दे तुम ईसाई बन जाओ। और हिंदुस्तान में अधिकतम ईसाई ऐसे ही बनाए गए। बोले तुम्हारे बच्चों की एजुकेशन हम लेंगे, करेंगे, शिक्षा तुमको हम देंगे, तुम्हारा मेडिकल हम लोग कराएंगे। तो लोगों ने कहा क्या रखा है धर्म में, ठीक है ईसाई ही बन जाते हैं। तो उस ईसाइयत यानी ईसाई मिशनरियों के विरुद्ध एक स्वाधीनता आंदोलन चला, उसी को कहते हैं सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले की। और 1915 में गोखले जी की मृत्यु के बाद इस संगठन को श्रीनिवास शास्त्री ने चलाया था। कल की एक क्लास है मेरी, ठीक है, उसको मैं आपका, क्योंकि कल एक अत्यंत आवश्यक काम की वजह से मैं उसको रिकॉर्ड करके जाऊंगा मित्र, ठीक है, वह कक्षा आपको मिलेगी, या एक बेस्ट सूटेबल क्लास जो आपकी कल कंटिन्यू होगी, इस टाइम पे उसको देखना और महसूस करना, ठीक है। लगभग 1.25 घंटे क्लास होगी, इसी से आगे होगी, सेम इसी से आगे, ठीक है, कोई अंतर नहीं होता। एक तो ये बात याद रख लो दोस्त, मेरा कोई कोई प्यारा दोस्त लिखता रहता है, बीच बीच में अक्सर देखता हूँ, भैया जी हाथ से लिखे। बेटा गोखले को हाथ से भी गोखले लिखा जाएगा, ये सिर्फ मस्तिष्क का फर्क है। कमजोर बच्चा इस बात को समझता है कि मैं हाथ से लिख लूं, क्योंकि उसको थोपा गया है ऐसा। गोखले मित्र तब भी गोखले ही रहेंगे। अच्छा, आपने अपना 10वीं क्लास में निबंध याद किया होगा, आपने गुरुजी से कहा था जी इस निबंध को बोर्ड पे हाथ से लिखो तभी याद करूंगी। आपने किया होगा ना 10वीं का निबंध याद, 10वीं के मॉडल पेपर आपने याद किए होंगे, नहीं किए थे? 11वीं 12वीं में आपने कहा गुरुजी से कि जी बोर्ड पे ही लिख दो इसको। पुस्तकें पढ़ी नहीं पढ़ी, नोट्स पढ़े होंगे, परीक्षा के समय मॉडल्स पढ़े होंगे। तो पढ़ते हम हमेशा पढ़ते हुए आते हैं, लेकिन ऑनलाइन में कुछ क्या कर दिया गया बच्चे को कि हाथ से पढ़ लो, कुछ अंतर नहीं होता। ये बस मन का एक भेद है।
बल्कि मैं कहूं तो आपको यहां दिखा हुआ ये ज्यादा स्पष्ट है, मेरी राइटिंग से कहीं ज्यादा अच्छी राइटिंग है। तो मित्र, हमेशा आप लोग ये सोचो कि क्या बेहतर है और बेहतरीन इंसान बन जाओ। सर फिर आरक्षण क्यों दिया जाता है? जाति के विश्वास न रखें, क्योंकि बच्चे लंबे समय तक स्कूलों पर उच्च जातियों का अधिकार रहा, जिनको आप लोगों ने पढ़ने तक का अधिकार नहीं दिया। मैं जानता हूं ब्राह्मणत्व की बात को, मैं स्वयं ब्राह्मण हूं, लेकिन एक समय तक ब्राह्मणों ने जो अधिकार रखा है, तो जिनको वंचित ही रखा गया बहुत लंबे समय तक। तो आरक्षण ये कहता है कि एक स्टेडियम है, मैं बच्चों को आसान भाषा में समझाता हूं कि एक स्टेडियम है जिसके चारों तरफ 10-10 फीट की दीवारें हैं और उसके अंदर एक मैच चल रहा है। आप बताइए उस मैच को कौन देख सकता है? 11 फीट का आदमी उसको झांक के देख सकता है? आप कहेंगे हाँ। तो जो 6 फीट का आदमी वो देख लेगा क्या 10 फीट की दीवार के ऊपर? आप कहेंगे भैया एक सहारे से देख सकता है, या तो उसको उठा के लाया जाए। तो उसके बराबर करना है उसको। इस बात के लिए रिजर्वेशन इस देश में देता रहा, लेकिन रिजर्वेशन का अब क्या हो गया फायदा कि जिन लोगों ने उठा लिया वो भी रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे हैं। जो लोग मजबूत हो चुके हैं, जो ब्राह्मणों से भी ज्यादा मजबूत स्थिति में पहुंच चुके हैं, कुछ लोग, कुछ ब्राह्मण हद से ज्यादा गरीब हो चुके हैं, वो अभी भी फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि देश की पॉलिसी है, जबकि उन लोगों को नहीं उठाना चाहिए। इसीलिए कहते हैं अक्सर कि जो आरक्षण है वह जाति के आधार पर ना होकर के आर्थिक आधार पर तय होना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट, अब सरकारें उसके लिए खुलकर डिसीजन इसलिए नहीं ले पाती क्योंकि उनके वोट बैंक से, वो सरकार का एक मामला है। नहीं तो हकीकत तो ये है कि जो व्यक्ति संपन्न है उसको आरक्षण नहीं लेना चाहिए, स्वयं ही लेता है तो गलत बात है। और आरक्षण उस एक हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए जो किसी कारणवश नीचे रह गया। ऐसे नहीं कि मैंने शराब पी के अपना घर बर्बाद कर दिया और मेरे बच्चों को आरक्षण मिल जाए। ये कौन सी बात हुई? ये तो कोई तरीका ना हुआ कि जी गरीब हो गया कोई, उस जाति का आदमी वहां पर गरीब है, तो कारण क्या रहे? क्या मौलिक व्यवस्थाएं ही नहीं थी? कोई किसी के पास 40 बीघे खेत थे, उसने वो खेत बेच दिए, बच्चों के लिए कुछ नहीं छोड़ा। बच्चों को क्या आरक्षण दे दें? तो उसके पिता ने उसकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं निभाई। ये सरकार का काम नहीं है, उसके पिता की जिम्मेदारी थी। आप सरकार पर हर बात के लिए प्रश्न नहीं लगा सकते मित्र। कुछ नैतिक जिम्मेदारी हमारी भी है, स्वयं की, समाज की भी है। तो ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल क्लास में। थैंक यू। जय हिंद।